नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल दसमाना और मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ इस जो कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के द्वारा चलाया जा रहा है। उनका मैं तहे दिल से साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मंच प्रोवाइड किया कि ताकि हम अपनी योग की बात को आप तक साझा कर सकें और आप योग का निरंतर फ़ायदा उठा सकें। लगभग 1 साल से पहले से ये मिशन चलता आ रहा है और आगे भी ये निरंतर चलता रहेगा। तो मैं बहुत अपने दिल से स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मंच प्रोवाइड किया। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आज मैं अपने टॉपिक के ऊपर थोड़े सा बात करता हूँ, जो कि है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब जितनी भी हमें श्वसन से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारियाँ होती है वो सारी आती हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में। इवन जो सार्स कोविड-19 है ये भी आपका पूरा ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये हमारे लंग्स को, हमारे थ्रोट को इफ़ेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो भी सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं आपको वो सारी आती हैं आपका रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर। और इसका जो यौगिक ट्रीटमेंट हम करेंगे वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो आपका बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड जिनका आपका मेडिकली कोई इलाज नहीं होता। उसका आपका जो मेन जो इलाज होता है वो आपको या तो उम्र भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या तो वो भी कुछ एक्सरसाइज आपको बता देते हैं। तो लेकिन जो हमारा योग विज्ञान है जो सदियों से चला आ रहा है, इसमें पूरी तरह से इसका पूर्ण रूप से उपचार संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह का समय है, प्रभात का समय है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारी क्लास है उसे हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं या तो कोई भी आसन आप लगा के बैठ सकते हैं। चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, विकराल मुद्रा, भैरवी मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा के आप बैठ सकते हैं। अगर आप असमर्थ हैं अपने ऐसे बैठने में तो आप चेयर पे भी बैठ के इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस प्रभु का जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पर एक साथ बैठकर एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं और उन पे अमल कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और प्रत्येक आती सांस के साथ ये महसूस करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी जो भी इस एनवायरनमेंट में है वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके साथ ही वो इस वातावरण में चली जा रही है। तो चलिए गहरी लंबी सांस। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे जिसका अर्थ है उस सतचित आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशवान के उस पावन तेज का हम ध्यान करते हैं। वो हमारी आत्मा को सत की ओर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सबके मंगल कामना की इच्छा करते हुए हम अपनी प्रार्थना यहीं पे विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। तो थोड़ा सा नेटवर्क की हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो माफ़ कीजिएगा। थोड़ा पहाड़ का क्षेत्र है और आसमान में आजकल आपको पता ही है रोज़ बारिश हो रही है, बादल लगे हुए हैं, तो नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे और कम से कम शब्दों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। ठीक है, तो चलिए आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड योगिक ट्रीटमेंट, मतलब जो आपके श्वसन जो भी जितने भी आपके सिंड्रोम्स होते हैं, जितने भी आपकी बीमारी होते हैं, उनसे रिलेटेड आपका कैसे आप योगिक ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं, तो ये सब आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम थोड़ा से एनाटॉमी इसकी जान लेते हैं। देखिए, हम सांस लेते हैं और सांस के ऊपर योग में बहुत रिसर्च होती रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो श्वास होती है वो हमें जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे जोड़ने का एक हमारे पास वरदान है। अगर सांस चलनी, जब तक सांस चल रही है तब तक हम जिंदा है। माफ़ कीजिए, नेटवर्क की लगातार यहाँ पे दिक्कत हो रही है आज, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं छत पे बैठ के करा रहा हूँ जहाँ पे कि नेटवर्क सही रहते हैं, लेकिन आज दिक्कत हो रही है, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स हमारे जो होते हैं दो, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद जो हमारी सांस होती है वो फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स में विंड पाइप और फूड पाइप, विंड और फूड दोनों एक साथ एक जगह पे इंटर करते हैं। उसके बाद एपिग्लोइटिस नाम का एक यहाँ पे यंत्र रहता है जो कि फूड को और विंड को अलग अलग डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। उसके बाद नीचे आके हमारे ट्रैकिया में सांस आती है। फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद नीचे ट्रैकिया के दो पार्ट हो जाते हैं, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो है लेफ्ट और राइट लंग में आपका एयर को पहुंचाती है। ब्रोंकाई जो नेटवर्क की लगातार दिक्कत बनी हुई है, तो ऐसे आपके लंग्स में जो है वो एयर पहुंचती है। और उसके बाद एल्वोलाई सेल्स, हमारे जो छोटे छोटे सेल्स हैं, वहाँ पे ब्लड के साथ उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है और जो CO2 होती है वो वापस से हमारे लंग्स के थ्रू बाहर आ जाती है। तो ये लगातार हमारे बॉडी में चलता रहता है। हम बिना अवेयर हुए सांस नित्य लेते रहते हैं। जो हमारा नॉर्मल स्पीड है उसमें हम भी माना जाता है कि आधा लीटर जो बोतल होती है उसके जितना हम सांस अंदर लेते हैं और उतना ही सांस हम बाहर छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम अवेयर तरीके से सांस ले सके तो ये एक मेडिटेशन का तरीका भी बन जाता है, अवेयर होके सांस लेना। इस पे बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे आपको किताबें मिलेंगी कि अवेयरनेस थ्रू ब्रीथिंग। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने का। तो चलिए, अब हमने बात की थोड़ी सी एनाटॉमी की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी में क्लींजिंग की जो प्रोसेस होती है वो सेल्फ क्लींजिंग की प्रोसेस हमारे अंदर पाई जाती है। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो बहुत सा
तो जो महीन धूल के कण होते हैं हमारे नाक में, नोज में जो हेयर्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा वो रोक लिए जाते हैं। और जो उसके द्वारा भी नहीं रुकते तो जो म्यूकस, हमारे म्यूकस सेल्स होती हैं हमारे नोज में, वो लगातार म्यूकस सिक्रीट कर रही होती है। तो उस म्यूकस पे क्या होते हैं, वो जो हानिकारक जो भी पदार्थ होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं, वो उस पर चिपक जाते हैं और फिर वो वहाँ से सेल्फ क्लींजिंग की प्रोसेस होती रहती है। सेकेंड चीज़, जो हम बाहर से एयर लेते हैं वो बहुत ड्राई रहती है, तो हमारे जो यहाँ पे नासाद्वार पे 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, तो वो उस एयर को थोड़ा सा कम शुष्क करने का भी काम करती है, थोड़ा गर्म उसको करती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ही तेज़ गति से होता रहता है। तो ये तो बात थी सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस की, कि कैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सेल्फ क्लींजिंग करता है। और खांसी, जिसको कि हम एक अपवाद मान लेते हैं, जब कभी भी हमारे जो ये ट्रैक्ट होता है, इसमें जब ये अवांछनीय तत्वों की संख्या बढ़ जाती है, तो खांसी करके हम क्या करते हैं, उस अवांछनीय तत्व को बाहर निकाल देते हैं। तो खांसी अगर नॉर्मली हो रही हो, बार हमें हो जाती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं, बल्कि ये एक सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस होती है। खांसी जो कि अदर जो बैक्टीरिया, वायरस द्वारा कॉज की जाती है, वो हमारे लिए ज़रूर तौर पर हानिकारक होती है। तो उसको उससे बचने के लिए हमें लगातार योग का अभ्यास करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं अब कुछ बीमारियों की, कि रेस्पिरेटरी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ। तो इसमें सबसे पहला तो सर्दी जुकाम, जो कि हम जैसे ही आपका वातावरण में परिवर्तन आता है, आपके बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी है, कभी कभी किसी को हल्का, किसी को ज़्यादा सर्दी जुकाम लग जाता है। ये नॉर्मल सी होने वाली एक क्रिया है। जब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है हमारी बॉडी को, तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा सस्पेक्टेड होती है किसी भी बीमारी के लिए। तो उस टाइम पे अमूमन हमें सर्दी जुकाम लग जाती है, जिसमें हमारा जो है नाक की झिल्ली वो थोड़ी सी सूज जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके साथ ही हमें खराश की भी दिक्कत आती है। कभी कभी हमारे जो वोकल कॉर्ड होती है, जिससे कि हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें भी कभी कभी आपका इफ़ेक्टेड हो जाता है, जिससे कि क्या कहते हैं, हमें बोलने में भी तकलीफ़ होती है। उसके साथ साथ निमोनिया जैसी, जिसमें आपका फेफड़ों पे मेनली वो अटैक करता है, और फेफड़ों पे अटैक करने के बाद वो क्या कहते हैं, उससे बुखार और आपका सर्दी जुकाम, ये स्थिति बनी रहती है, टाइफाइड की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारी बीमारियां हैं। इसके अलावा जो एक कॉमन बीमारी है, जिससे आज बहुत से लोग पीड़ित हैं, जो बड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनमें निश्चित तौर पर ये बीमारी देखी जाती है, सब में नहीं पर बहुतों में, जिसका नाम है अस्थमा। तो अस्थमा की अगर हम बात करें, तो अगर हम मेडिकल साइंस में इसका इलाज ढूंढने जाएं, तो आपको या तो पंप पकड़ा दिया जाता है, या तो आपको ढेरों गोलियां खानी पड़ती है, और इससे भी ये श्योरिटी नहीं है कि इससे ठीक होगा। अमूमन तौर पर ये आपको ज़िंदगी भर लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मेडिकल जगत में इसका कोई इलाज नहीं है। खांसी का हम देखते हैं कि खांसी का भी बहुत प्रॉमिसिंग जो इलाज है वो आपका नहीं पाया जाता। प्रॉमिसिंग इलाज आपका मेडिकल जगत में नहीं पाया जाता। सिंपली जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो कफ रिफ्लेक्स जो हमारा ब्रेन उत्पन्न करता है, उसको कंट्रोल करती है। तो कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल सिर्फ वो कर पाती है, बल्कि पूरा जो अंदर से जो इलाज होना चाहिए, वो इलाज मेडिकल जगत में नहीं होता है। हालांकि अगर हम वहीं योग का सहारा लें और योग से अपना इलाज करना चाहें, तो निश्चित तौर पर जो एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इससे हम हर रोग का लगभग उपचार कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में हम जब देखते हैं, तो मेनली
इसमें प्राणायाम का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में आप जितने भी सिंड्रोम देखेंगे, जितनी बीमारी देखेंगे, प्राणायाम के द्वारा उन सब का इलाज कर पाना संभव है। और निश्चित तौर पर प्राणायाम के द्वारा हम उनका इलाज कर सकते हैं, जिसमें आपका डीप ब्रीथिंग से स्टार्ट होके आप डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम और आपका अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम, उज्जाई, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम आप करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करने से आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, कितनी भी देर आप कर सकते हैं, जितनी देर आपको बैठने में सहूलियत हो उतनी देर आप बैठ के इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग क्या करता है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एक तो जो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। जब ब्रेन को हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट होता है तो हम अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, हमारे विजन में क्लियरिटी आती है। और जो सेकंड चीज़ होती है वो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, ये उसे भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस लेते वक्त हम ये अपने मन में सोचेंगे कि जो प्रत्येक का आती सांस के साथ हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है हमारे अंदर, वो बढ़ती जा रही है। और जो जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो ये बोलेंगे कि जो भी डिप्रेशन, जो भी हमारे अंदर एंजाइटी, परेशानी, वो सब सांस के साथ बाहर आ रहा है। तो चलिए डीप ब्रीदिंग करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे, अगर आपसे होल्ड होती है तो थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हैं, वरना आप सिंपली सांस को अंदर भर के अपनी कैपेसिटी के अनुसार सिंपली छोड़ सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते टाइम हमारे मन में ढेरों विचार उत्पन्न होते हैं, तो कोशिश करें कि उन विचारों से उलझने की बजाय अपने ध्यान को निरंतर अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। और ये कोशिश करें कि जो भी आपके थॉट्स है आप उनमें उलझे ना और उनसे बाहर है। लगातार आपको अपने आप को ये बात कह सकते कि आप उस निराकार ईश्वर की संतान है, उसने आपको इस धरती पर भेजा है, तो वो आपकी स्वयं रक्षा कर रहा है, हीलिंग कर रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से बाहर जा रही है। और सेकंड चीज़, डीप ब्रीदिंग में हम ध्यान रखेंगे कि बेली ब्रीदिंग को हम ज़्यादा महत्व देंगे। जैसे एक बच्चा जब सांस लेता है तो वो अपने पेट को बाहर की ओर फुलाता है, और जब सांस अंदर लेता है तो पेट को अंदर की ओर सिकोड़ता है। जो हमारा डायफ्राम होता है, आपको लोगों को पता ही होगा, उसके द्वारा हम सांस लेते हैं। मतलब वो सांस लेने में हमारी हेल्प करता है। एक स्पंज की तरह वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपने चेस्ट या कंधों से सांस लेने लग जाते हैं, और जब भी हम सांस लेते हैं तो अपने कंधों को ऊपर की ओर धकेलते हैं। ये एक गलत तरीका माना जाता है सांस लेने का। इससे ये माना जाता है कि जो हमारी
चेस्ट की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होती है और हमारी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो बेली ब्रीदिंग पे मेनली ध्यान रखेंगे। डीप ब्रीदिंग जितना ज़्यादा समय इसको देंगे आप ये पाएंगे कि पीसफुल आप होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। पीस आपके अंदर मौजूद है। पीसनेस हालांकि हमारे अंदर ही मौजूद होती है, हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए ढूंढते रह जाते हैं। तो सिंपली आंखें बंद करके अगर हम अपने अंदर स्वाध्याय करें तो निश्चित तौर पर हमें लाभ प्राप्त होगा। तो डीप ब्रीदिंग के बाद आप भस्त्रिका, जो कि 8 प्राणायामों से फर्स्ट प्राणायाम माना जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको मेनली क्या करना होता है, सांसों को छोड़ने और लेने दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। इसी की तरह आपका दूसरा प्राणायाम भी होता है कपालभाति, लेकिन कई बार भस्त्रिका और कपालभाति में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। पहले हम इसे करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि भस्त्रिका और कपालभाति में क्या क्या आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो भस्त्रिका करेंगे, इसको मॉडरेट, बहुत स्लो से लेके बहुत तेज़ गति तक किया जा सकता है। अपने जैसे कि किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो वो स्लो गति से स्टार्ट करता हुआ इसे धीरे धीरे बढ़ा सकता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, पहले स्लो गति से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे से बढ़ाएंगे। तो सांस लेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मिनट के हिसाब से इसको कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने मन में काउंटिंग कर सकते हैं 20 से 25 बार। उसके बाद आप इसे थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी आँखों को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो आँखें क्लोज करने में तो आप अपनी आँखों को ओपन रख के भी ये अभ्यास कर सकते हैं। इससे सामान्य तौर पर जो आप देख सकते हैं कि बॉडी में एनर्जी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और एनर्जी का फ्लो तो इंक्रीज होता ही, उसके साथ साथ ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर हो जाता है। आपके प्रत्येक सेल्स को अच्छी तरह से ब्लड पहुंचता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे कि आपका प्रत्येक शरीर का हर सेल जो है वो अच्छे तरीके से कार्य करता है और एक पॉजिटिव एनर्जी उस तक पहुंचती है। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के ढेरों लाभ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे नोज में जो म्यूकस जमा रहता है वो भी इसके थ्रू आप बाहर आ जाता है, और वो म्यूकस बाहर आने से आपका जो सांस लेने का जो द्वार है वो साफ हो जाते हैं, और जिसके कारण आप अच्छे से श्वसन क्रिया कर पाते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन के पहुंचने से आपका शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है।
तो भस्त्रिका के बाद हम देखते हैं कपालभाति। तो भस्त्रिका प्राणायाम में जैसे कि हमने अभी बात की, उसमें हम सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों में ध्यान देते हैं, सांस लेने में भी सांस छोड़ने में भी। हालांकि जो कपालभाति एक क्रिया भी है। कपालभाति में हम जनरली क्या करते हैं, सांस छोड़ने पे हमारा मेन फोकस रहता है। सांस छोड़ते टाइम हम ध्यान रखते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर लोग ये ध्यान देते हैं कि उनकी जो पेट है वो अंदर की ओर सिकुड़े, लेकिन साधारणतः हम जनरली जब सांस बाहर की ओर धकेलते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो अपने आप अंदर की ओर चले जाता है। इसको करने की कुछ गलत विधियाँ हैं, जैसे कई लोग कपालभाति करते वक्त अपने कंधों को ऊपर की ओर उचकाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ऐसे कई लोग करते हैं। और इसमें जो मेन फोकस आपको देना है, ना आपको पेट पे देना है ना कंधों पे देना है, इसमें आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि अपने सांस को बाहर की ओर आपको धकेलना है, फोर्सफुली आपको बाहर छोड़ना है। सांस लेने में आपको कंसंट्रेट नहीं करना, सिर्फ सांस छोड़ने में कंसंट्रेट करना है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट या जो हार्ट से रिलेटेड जिसको दिक्कत होती है, वो एक योग गुरु के देख रेख में ही ये आसन करें। हर्निया जिसको हो रखा है वो भी, और जिसको ऑपरेशन भी जिसका अभी 6 महीने से साल भर के अंतराल नहीं हुआ है ऑपरेशन को, तो वो भी इस क्रिया को ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे फोकस के साथ आप इस क्रिया को करिए, इस प्राणायाम करिए। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। प्रतिदिन अगर आप इसे करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप निजात ऐसे ही पा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कपालभाति। तो सिंपली अपने सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप चाहे तो इसे फास्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आप 1-2 मिनट से बढ़ाकर 5 या 10 मिनट तक आप इसको ले जा सकते हैं। जितने आपके शरीर आपको, कई भी योग आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर पर फोर्स देकर नहीं करना चाहिए। जितना आपका बॉडी डिमांड कर रही है उतना ही योग करें, आपके लिए उतना ही सफिशिएंट होगा। तो ये है कपालभाति की क्रिया। कपालभाति जैसे कि मैंने कहा एक क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। तो इसका अगर आप नियमित डेली रूप से आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और इसके बाद हमने अभी देखा आपका डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका भस्त्रिका देखी, और आपने देखी कपालभाति। अनुलोम विलोम इसको भी बहुत महत्व हमारे
योग विज्ञान में दिया जाता है। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है अल्टरनेट ब्रीदिंग। अल्टरनेट ब्रीदिंग में आपको सिंपली एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है, पहले से छोड़नी है। तो ये आपका अनुलोम विलोम अल्टरनेट ब्रीदिंग होता है। अपनी जो हथेली है उसको आप इस मुद्रा में धारण करेंगे। ये आपकी मुद्रा होगी। जो आपको राइट हैंड होगा इससे आप जनरली अपनी नोज को बंद करेंगे। जो आपका थंब है इससे तो ये है आपका अनुलोम विलोम। तो ये सब आप योगाभ्यास कर सकते हैं। उसके साथ आपका अगर आपको और योगाभ्यास करना है तो भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के ढेरों लाभ हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन स्किल बढ़ती है। आपका जो सर्कुलेशन जो आपकी पूरी बॉडी में होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रत्येक सेल तक आपका ऑक्सीजन पहुंचता है। इसके लिए आपको सिंपली अपनी दोनों आँखों को बंद करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम भी आप रोज़ सुबह इसका लाभ ले सकते हैं। इससे अपनी आँखों को क्लोज करेंगे और जो आपके थंब है इससे अपने एयर्स को क्लोज करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि भौरे के समान आवाज़ हम निकालेंगे।
अपनी आंखों को धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और धीरे धीरे आ जाएंगे प्रेजेंट मोमेंट पे। तो ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। इससे आपके जो थॉट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, थायराइड से रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो उसमें आप निश्चित तौर पर रेस्पिरेटरी संबंधी दिक्कतें भी इससे निश्चित तौर पर सॉल्व होती हैं और कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ता ही है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होता ही है। तो नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए प्रतिदिन सुबह या शाम को, कभी भी आपको जब टाइम मिले, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, तो आप निश्चित तौर पर इसको कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम जो योगा करने का होता है, हालांकि वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के टाइम पे आप कर सकते हैं। तो भ्रामरी हमने प्राणायाम देखा। अब बात कर लेते हैं सदी के, जिस वजह से हम आजकल ये वर्चुअल क्लासेस दे रहे हैं, जो इसकी मेन वजह है कोरोना के बारे में। तो जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के ऊपर है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी जो सार्स जो वर्ड लिया है, इसका जो फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में ही आता है। और ये आपका जो है मेनली आपका जो ट्रैकिया होता है और लंग्स होता है, थ्रोट का जो एरिया होता है यहाँ पे और लंग्स पे इफेक्ट करता है, और जो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। जो हम अक्सर देखते हैं कि जो सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन होती है वो कई बार 80 से नीचे गिर जाती है इसके कारण, तो जिसके कारण बहुत सी मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन की कमी के द्वारा। तो अगर हम अपने साथ एक वादा कर लें खुद का, अगर हम दोस्त बन जाएं और नियमित रूप से अगर हम प्राणायाम करें, तो निश्चित तौर पर हम इस महामारी से आगे बढ़ जाएंगे। हमारे जो दिक्कत है वो ये है कि हम बाहर से आई हुई चीज़ों पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास पहले से मौजूद है, हमारा योग चिकित्सा विज्ञान, उस पर हम भरोसा करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते, जिसका कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोरोना के पार्टिकल होते हैं वो आपके नोज या आपके माउथ के थ्रू बाहर जाते हैं। और जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस भी होती है। जैसे कि हमारी जो नाक होती है उसमें माफ़ कीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो जो म्यूकस होता है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बैक्टीरिया वायरस के, वो चिपक जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डेली अपनी क्लींजिंग नहीं करते बॉडी की, जिसमें कि षटकर्म आते हैं। षटकर्म का अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो ये एरिया होता है उसका क्लीन होता है। और क्लीन होने के कारण जो आपका पार्टिकल होते हैं, ये वायरस बैक्टीरिया पार्टिकल, ये आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाते। पर हम क्योंकि इस पर ध्यान नहीं देते, जो हमारी बॉडी की क्लींजिंग प्रोसेस है उसे भी हम कहीं ना कहीं नकार देते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते, जिस कारण से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और एक तथ्य ये भी है कि अगर हम अपनी बॉडी जो हमें इंडिकेट कर रही होती है, अगर हम उसे सुन के अगर उसके प्रति भी जागरूक हो जाए तो बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लींजिंग प्रोसेस कैसे करें अपने नाक की। तो इसमें आपका कपालभाति आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। कपालभाति में क्या होता है कि जो आपके नाक में जो भी म्यूकस होता है, जो भी डर्ट पार्टिकल होते हैं, वो जब आप झटके से सांस छोड़ते हैं तो आपके सांस के साथ वो बाहर आ जाते हैं। तो कपालभाति भी आप नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने करके दिखाया। उसके बाद नेटवर्क की लगातार दिक्कत है। सेकंड जो आप स्टेप इसमें ले सकते हैं, अपनी एक नाक को क्लोज करेंगे और दूसरे नाक से सांस छोड़ेंगे। यही क्रिया आप इस नाक से भी करेंगे। और
ये आपके क्लीनिंग के काम आएगा और आपके लंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। अब दूसरा बात करते हैं कि लंग की ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें बहुत ही अच्छा आसन एक है गौमुख आसन। ये आप कर सकते हैं। जनरली आपको इस पोस्चर में आना होता है और आप ये महसूस करेंगे इसमें कि जो आपकी कैपेसिटी है लंग की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके चेस्ट इसमें एक्सपेंड, माफ़ कीजिएगा। तो गौमुख आसन की हम बात कर रहे थे। जो आपका पाँव है, मेरे केस में राइट पाँव अगर ऊपर से किया है तो ये राइट हैंड हम ऊपर से लेंगे और इसको पीछे लॉक कर देंगे और यहाँ पे हम डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसे किया, दूसरे पाँव के ऊपर लेंगे, ये सेम क्रिया दूसरी तरफ से भी आजमाएंगे। गौमुख आसन इसका नाम है। अभी हम लेफ्ट पाँव ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेंगे, को आपस में लॉक करेंगे और यहाँ पे 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर गौमुख आसन देखा, एक हम और देखेंगे जिससे अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो अपने हाथों के सामने की ओर लेंगे और जब फोर्सफुली हाथों को अंदर की ओर करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इसका भी आप डेली अभ्यास कर सकते। नेटवर्क की लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो इसी के साथ